नमस्कार बच्चों, मैं प्रोफेसर अंतिमा पांडे। आज हम कक्षा 12वीं की पहली कविता नवनिर्माण पढ़ेंगे। नवनिर्माण इस कविता के कवि त्रिलोचन जी हैं, जिनका जन्म 20 अगस्त 1917 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के कटघरा चुरानी पट्टी में हुआ था। आपका वास्तविक नाम वासुदेव सिंह है। आप हिंदी के अतिरिक्त अरबी और फारसी भाषाओं के ज्ञाता माने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी आपने बहुत योगदान दिया है। आपने काव्य के क्षेत्र में नवसृजन करने वालों के प्रेरणा स्रोत बने रहे। आपका साहित्य भारत के ग्राम समाज के उस वर्ग को संबोधित करता है जो वर्षों से दबा कुचला हुआ है। आपकी साहित्यिक भाषा लोक भाषा से अनुप्राणित, सहज, सरल तथा मुहावरों से परिपूर्ण भाषा आपके साहित्य को लोकमानस तक पहुंचाकर जीवंतता भी प्रदान करती है। आपका निधन 2007 में हुआ था। आपकी प्रमुख कृतियाँ धरती, दिगंत, गुलाब और बुलबुल, उस जनपद का कवि हूँ, सबका अपना आकाश कविता संग्रह है, देश काल कहानी संग्रह है, दैनंदिनी ये डायरी आदि हैं। विधा परिचय। चतुष्पदी 4 चरणों वाला छंद होता है। यह चौपाई की तरह होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ चरण में तुकबंदी होती है। भाव और विचार की दृष्टि से प्रत्येक चतुष्पदी अपने आप में पूर्ण होती है। पाठ परिचय। प्रस्तुत चतुष्पदियों में कवि का आशावाद दृष्टिगोचर होता है। वर्तमान समय में सामान्य मनुष्य के लिए संघर्ष करना अनिवार्य हो गया है। कवि मनुष्य को संघर्ष करने और अंधेरा दूर करने की प्रेरणा देते हैं। जीवन में व्याप्त अन्याय, अत्याचार, विषमता और निर्बलता पर विजय पाने के लिए कवि बल और साहस एकत्रित करने का आह्वान करते हैं। न्याय के लिए बल का प्रयोग करना समाज के उत्थान के लिए श्रेयस्कर होता है। इस सत्य से भी कवि अवगत कराते हैं। कवि का मानना है कि समाज में समानता, स्वतंत्रता तथा मानवता को स्थापित करना हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको, मैं इसे भूमि पर संभालूंगा, तुमने आकाश दिया है मुझको। कवि त्रिलोचन जी धरती माँ को संबोधित करते हुए अपने विचारों व भावों को अभिव्यक्त करते हैं। कवि कहते हैं कि माँ जिस भरोसे और यकीन के साथ मुझे जीवन दिया है। यहाँ पर उच्छ्वास का अर्थ है गहरी सांस लेना। कवि कह रहे हैं कि हे धरती माँ, आपने मुझे इस धरती पर जिस तरह से जीवन दिया है और मैं गहरी सांसें लेने में समर्थ हो पाया हूँ, उसे इस धरा पर सुरक्षित व संभाल कर रखूँगा। उसे मैं बेकार नहीं जाने दूँगा। आज मुझे जो खुला आसमान मिला है, जीवन के आज़ादी का सुनहरा अवसर मिला है, इसका मैं सदुपयोग करूँगा। जीवन को सफल व सार्थक बनाने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहूँगा। सूत्र यह तोड़ नहीं सकते हैं, तोड़कर जोड़ नहीं सकते हैं। व्योम में जाए कहीं भी उड़ जाए, भूमि को छोड़ नहीं सकते हैं। सूत्र का अर्थ है रिश्ता, रिलेशन। कवि कहते हैं कि हमें जीवन में रिश्ते और प्रेम के बंधनों को अहमियत देना चाहिए। प्रेम व रिश्तों के बंधन का धागा जो होता है वो बहुत ही नाजुक होता है, क्योंकि रहीमदास ने भी अपने दोहे में कहा है, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से भी ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। यानी कवि
के कहने का तात्पर्य है जो रिश्ता और प्रेम का धागा होता है वो बहुत ही नाजुक होता है। अगर एक बार टूट जाए तो वो कभी जुड़ नहीं सकता, और अगर जुड़ जाता है तो उसमें कोई ना कोई गांठ ज़रूर रह जाती है। इसके लिए हमें रिश्ते को बहुत संभाल कर रहना चाहिए, संबंध को अहमियत देनी चाहिए जिसे तोड़कर हम जोड़ नहीं सकते हैं। धागा एक बार टूट जाता है तो लाख प्रयास करने पर भी पूर्ववत नहीं जुड़ता। जीवन में सफलता पाने के लिए, कामयाबी के लिए कहीं भी चले जाएं, हमारे सामने खुला असीम आकाश है। भले ही असीम आकाश में स्वच्छंद उड़ान भरी, पर यहाँ की धरा से हमारा लगाव, धरा यानी पृथ्वी, भूमि, धरा से हमारा लगाव, आत्मीयता, जुड़ाव ज्यों का त्यों बना रहेगा। यानी हम जिस धरती पर जन्म लिए हैं, हम कितनी भी ऊंचाइयों को छू ले, कितनी भी बुलंदियों को पा ले, लेकिन हमारी उस मातृभूमि से लगाव हमेशा सदैव बनी रहती है। सत्य है राह में अंधेरा है, रोक देने के लिए घेरा है। काम भी और तुम करोगे क्या, बढ़ चलो सामने अंधेरा है। कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि हम अब कोई भी कार्य करते हैं तो हमारे सामने बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी रुकावटें आती हैं, लेकिन हमें उस संघर्ष पथ पर निराश नहीं होना चाहिए। हमें अपने कर्तव्य को करते हुए हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि हमें अपने कर्तव्य को करने के अलावा हमारे पास दूसरा कोई और रास्ता भी तो नहीं रहता है। इसके लिए हमें अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए काम को पूरा करना चाहिए। बढ़ चलो सामने अंधेरा है, यानी इसका तात्पर्य यह है कि हमें अपनी जिम्मेदारियों को करते हुए अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। कितना भी मुश्किल हो, कितना भी कठिन डगर हो, लेकिन हमें हमेशा आशावादी दृष्टिकोण रखनी चाहिए, क्योंकि जब हम निराश हो जाएंगे, हमें निराशा के साथ ही हमारा रास्ता जो है वो और भी कठिनाइयों से भर जाता है। इसके लिए हमें निराशावादी नहीं, सदैव आशावादी होकर ही कार्य करना चाहिए और अपने संघर्ष पथ पर सदैव निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। बल नहीं होता सताने के लिए, यह है पीड़ित को बचाने के लिए। बल मिला है तो बल बनो सबके, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। कवि कह रहे हैं कि ताकतवर या शक्तिशाली मनुष्य अपने बल या शक्ति का प्रयोग कभी भी किसी को सताने के लिए नहीं करते हैं। वो निराश, दुखी और पीड़ित लोगों को हमेशा सहारा देते हैं। यानी जो भी सामर्थ्यवान लोग होते हैं, जो भी शक्तिशाली लोग होते हैं, उनको अगर बल मिलता है तो वो दूसरों का सहारा बनते हैं, और अगर उन्हें कोई परेशानी है, कोई तकलीफ़ है, तो वो उनकी परेशानियों को, उनके दुखों को, उनके तकलीफ़ों को दूर करने के लिए उनका सहारा बनते हैं। कवि के कहने का तात्पर्य है कि हमें अगर बल मिला है तो हमें सदैव असहाय लोगों की सहायता करनी चाहिए, दूसरों का सहारा बनना चाहिए। अगर किसी पर अन्याय हो रहा है तो हमें उस व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए उसका सहारा बनना चाहिए। यहाँ पर कवि ने इन पंक्तियों में समाजवादी समानता का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है। एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ अपना इतिहास वही कहता है। इन पंक्तियों में कवि यह कहते हैं कि जिस व्यक्ति को
जीवन का उद्देश्य पता होता है, यानी उसे अपने जीवन में किस तरह से सफलता हासिल करनी है, उसका उद्देश्य क्या है, वो अपने जीवन में क्या करना चाहता है, किस तरह से अपने मंजिल को पाना चाहता है, वह कौन सा लक्ष्य और कौन सा ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, उन सब उसे जिस चीज़ों का पता होता है, वह मंजिल तक पहुंचने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहता है। वह जीवन पथ पर अर्थात मंजिल की राह में आने वाली समस्त कठिनाइयों को, हर एक परेशानियों को, हर एक मुसीबतों को, हर एक संकट को अपने मार्ग से हटाने का प्रयत्न करता है और हर एक समस्याओं का वो सामना करता है। वह सामना करते करते और वह हर एक मुसीबतों को अपने संघर्ष पथ से हटाते हुए अपने मंजिल पथ पर पहुंच जाता है। एक दिन वह सफलता के शिखर पर पहुंच जाता है, यानी वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, लक्ष्य को हासिल कर लेता है। और ऐसे संघर्षशील व्यक्तियों का, ऐसे साहसी व्यक्तियों की उपलब्धियों के बारे में इतिहास में बताया जाता है। इनके गौरव की चर्चा या वर्णन इतिहास में मिलती है। प्रीति की राह पर चले आओ, नीति की राह पर चले आओ, वह तुम्हारी ही नहीं सबकी है, गीति की राह पर चले आओ। कवि कह रहे हैं कि हमें प्रेम और नीति, नीति यानी नेकी अर्थात नैतिकता की राह पर चलना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि आपसी मतभेद व असमानता, दूसरों से नफ़रत, द्वेष, ईर्ष्या, इन सब की भावना को छोड़ देना चाहिए और सबके साथ प्रेम से मिलजुल कर रहना चाहिए, यानी प्रेम के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। अच्छाई के मार्ग पर आगे बढ़ते जाओ। इसी तरह इस पर सभी का अधिकार है, इसलिए सभी को प्रेम से साथ में लेकर नेकी की राह पर चलना चाहिए। आपस में मिलजुल कर आपसी प्रेम बनाए रखने व मिलजुल कर जीवन जीने में अनोखा आनंद है। इसी आनंद को पाने के लिए कवि गीति की राह पर चलने के लिए कह रहे हैं। साथ निकलेंगे आज नर नारी, लेके कांटों का ताज नर नारी, दोनों संगी हैं और सहचर हैं, अब रचेंगे समाज नर नारी। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि आज सामाजिक परिवर्तन हो गया है, समाज में बदलाव आया है। स्त्री और पुरुष दोनों ही कंधे से कंधा मिलाकर आज चल रहे हैं। जीवन में चुनौतियों का सामना दोनों मिलकर आज कर रहे हैं। संघर्ष के पथ पर कोई भी पीछे नहीं हट रहा है, चाहे वो नर हो या नारी हो। विषम परिस्थितियों में सफलता प्राप्त कर रहे हैं, दोनों कंधे से कंधा भी मिलाकर चल रहे हैं और जो भी कठिनाई, जो भी समस्याएं आ रही हैं, उन सब में साथ मिलकर दोनों उन मुश्किल परिस्थितियों से निकलने का रास्ता भी निकाल रहे हैं। समाज का नवनिर्माण व विकास नर नारी के सहयोग से ही संभव है। बेशक आज के नर और नारी अपने उत्तरदायित्वों को समझ गए हैं, अब वे मिलकर नए समाज की रचना करेंगे। ऐसे समाज का निर्माण करेंगे जिसमें स्त्री व पुरुष को समान अधिकार हो। यहाँ पर समाज के उत्थान हेतु कवि का समानता व समाजवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत हुआ है। वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, प्राण के पथ का मीत अच्छा था, गीत मेरा भविष्य गाएगा, यो अतीत का भी गीत अच्छा था। कवि कहते हैं कि संघर्ष करते हुए मनुष्य को अतीत का जीवन अर्थात अपने पूर्वजों का जीवन अच्छा लगता है। आज के युवा पीढ़ियों को लगता है कि हम बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं,
हमारा लाइफ जो है वो स्ट्रगल से भरा हुआ है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता है कि हमारे पूर्वज कितने संघर्षशील थे। उन्होंने अथक प्रयास किया, बहुत सारी कठिनाइयों के बाद हमें कितना संघर्ष किया, तब जाके हमें ये जीवन मिला, आज़ादी हमें मिली। ये हमारे पूर्वजों का ही देन है। उन्हें, आज की युवा पीढ़ी को लगता है कि हमारे पूर्वज, उनकी अपेक्षा कम संघर्ष करना पड़ा था, उनका जीवन सुखमय था, उनकी अपेक्षा कम मेहनत करना पड़ता था। बेशक दिन प्रतिदिन चुनौतियां बढ़ती जाती है। जीवन पथ के साथी भी अच्छे थे जो बखूबी साथ निभाते थे। यानी कवि के कहने का तात्पर्य है कि पहले के जो मित्र, सगे संबंधी होते थे, वो अपने मित्र के लिए, अपने सगे संबंधियों के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार थे। लेकिन आजकल के पीढ़ी के लोग ऐसे नहीं हैं। वो पहले अपना भला देखते हैं, फिर बाद में दूसरों का भला देखते हैं। उनके बीच सामंजस्य था, प्रेम था, एक दूसरे के प्रति त्याग व समर्पण का भाव था। ये आज की युवा पीढ़ी ऐसा सोचती है कि पहले के लोग अच्छे थे, वो दूसरों के साथ मिलजुल कर रहते थे, लेकिन अब के लोग ऐसे नहीं हैं। बेशक वर्तमान में जिसका अभाव या कमी है, फिर भी वर्तमान की उपलब्धियां भी गौरव से भरी हैं, जिसका गीत भविष्य गाएगा, अर्थात जिसकी चर्चा आने वाली पीढ़ी के लोग करेंगे। हमें जीवन में किए गए कर्तव्यों को सम्मान देना चाहिए और अपने पूर्वजों को भी सम्मान देना चाहिए। अतः कवि कहते हैं कि अतीत अर्थात उनके पूर्वजों का जीवन भी अच्छा था। उन्होंने भी समाज के उत्थान हेतु संघर्ष किया, अपना योगदान ठीक उसी तरह से दिया जैसा हमने आज वर्तमान समय को दिया है, ऐसा कवि कह रहे हैं। नवनिर्माण कविता समाप्त हुई। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे बच्चों। धन्यवाद।